आज अपन साइकेट्रिक के इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में, यानी डिप्रेशन अवसाद के बारे में, जो आमतौर पे यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर बोला जाए तो WHO ने ये बोला है 2006 के अंदर उन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने ये बोला कि सन 2020 आते आते तक ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बीमारी होगी, वो भी सेकंड नंबर पे डिप्रेशन, बाद किसके बाद में हार्ट डिसऑर्डर यानी कार्डियक प्रॉब्लम के बाद में सेकंड नंबर डिप्रेशन ये प्रॉब्लम होगी जो वर्ल्ड में सेकंड या लार्जेस्ट नंबर पे रहेगी। तो WHO ने इसके बारे में इतना कुछ बोला और ये आमतौर पे सब जगह देखा जाता है क्योंकि ये 3 फॉर्म में है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये तीनों फॉर्म है, उन तीनों के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, उनके मैनेजमेंट अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अपन चलते हैं डिप्रेशन के बारे में या डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में। जो डिप्रेसिव एपिसोड है वो जो ICD-10 का F ब्लॉक के 32 स्टेप के ऊपर इसको एस्टेब्लिश किया है ICD-10 ने, और उसमें इसकी डेफिनेशन बताई कि इट इज अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस, यानी ये क्या है, सब कॉमन है, आमतौर सब तौर पे सब में देखने को मिलती है और ये बहुत ही सीरियस मेडिकल इलनेस है जिसके अंदर क्या होता है दैट नेगेटिवली अफेक्ट, यानी नकारात्मक तौर पे ये क्या करती है, अफेक्ट करती है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट किस तरीके से फील करता है, किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है, इन तीनों चीजों को नेगेटिविटी में देखा जाता है। नेगेटिविटी में उसका एक्ट कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है और वो किस तरीके से फील करता है, इन तीनों चीजों को बताया गया है। और ये देखा गया कि मेल के अंदर ये होने के चांसेस 8 to 12% यानी 8 से 12% चांसेस होते हैं मेल को डिप्रेसिव एपिसोड होने के, बल्कि फीमेल के अंदर ये ज़्यादा देखा गया है 20 to 26% सर्वे के अनुसार। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है देन दी मेल। अगर इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर की अगर बात करें कि कौन कौन से कोज है, कारण है, रीज़न है जिसकी वजह से ये हो सकता है, तो पहला देखते हैं न्यूरोकेमिकल। आपको पता है कि अपने ब्रेन में, अपने बॉडी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर नॉरएपिनेफ्रिन का अगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होगा, चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, तो भी डिप्रेसिव एपिसोड हो सकता है। और साथ में डीरेगुलेशन ऑफ असाइटिल कोलिन और गाबा अकर, और साथ में ये क्या होना, इनका डीरेगुलेशन होना, इनका खुद का लेवल मेंटेन नहीं रहना, ये चाहे बढ़े या घटे, लेकिन इसके अंदर ये सिर्फ बढ़ेगा। तो चाहे घटे या बढ़े असाइटिल कोलिन और गाबा, तो ये क्या करेगा, डिप्रेशन कॉज करेगा। जेनेटिक फैक्टर में देखें तो ये क्या है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यदि किसी के करीबी मदर फादर या रिलेटिव्स के अंदर अगर कोई अफेक्टेड रहा हुआ पहले से, तो उनमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और आइडेंटिकल ट्विंस में 70% चांस होते हैं डिप्रेशन होने के। अगर एंडोक्राइनोलॉजी देखें इसकी, कि एंडोक्राइन थ्योरी के हिसाब से, तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है, वो क्या करता है, इट मेडिएट द स्ट्रेस रेस्पॉन्स, जो क्या तनाव को क्या करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और इन डिप्रेस्ड पीपल द सिस्टम माल फंक्शन एंड क्रिएट कोर्टिसोल, थायराइड एंड हार्मोन एबनॉर्मल, यानी जब ये जो सिस्टम है अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, स्ट्रेस को मेंटेन करना है, तनाव को संभालने में मदद करता है। जब ये सही नहीं रहता तो क्या होता है, लोगों में माल फंक्शन होने लग जाता है, किसका, कोर्टिसोल का, जो आपके क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर और अदर दूसरी चीजों के ऊपर रेगुलेट करता है, दैट इज द कोर्टिसोल, थायराइड हार्मोन, और वो एबनॉर्मल होगा तो डिप्रेशन कॉज करेगा। अगर सर्काडियन रिदम के बारे में समझे, सर्काडियन रिदम नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये अपन डेली लाइफ वाला वर्ड है। सर्काडियन रिदम मतलब बोले तो अपना नींद की पूरी क्लॉक, अगर बोले बायोलॉजिकल क्लॉक, तो इसी को अपन बोलते हैं सर्काडियन रिदम। इसका मतलब ये है कि अगर आप रात को सोते हैं, अगर सही तरीके से नहीं सो पाएंगे, अगर सर्काडियन रिदम जिसकी 6 से लेकर 8 तक स्टेज होती है, यानी पूरी नींद की पूरा सर्किल, दैट इज द सर्काडियन रिदम, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कॉज करेगी, स्ट्रेस कॉज करके डिप्रेशन कॉज करेगी। तो स्ट्रेस, सर्काडियन रिदम ये क्या करता है, आपके हार्मोन को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी सिस्टम को वापस रिस्टोर करता है, ऐसे सारे सीक्रेशंस को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए सर्काडियन रिदम जरूरी है। अगर सर्काडियन रिदम या नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, आपको डिप्रेशन कॉज हो सकता है। चेंज इन ब्रेन एनाटॉमी,
यानी बेसल गैंग्लिया हुआ, फ्रंटल लोब हुआ, या ब्रेन के अंदर अगर उसकी एनाटॉमी किसी भी वजह से क्या हो गई, अगर चेंज हो गई तो उसका फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा तो स्ट्रेस कोज होगा और उसकी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन आएगा। अगर अदर चीजों के बारे में देखें, एक अवसादग्रस्त आदमी, उसको अगर अपन फिजिकली अगर बाहर से देखें तो क्या होगा, लॉस ऑफ लव्ड वन। अगर उसके जाने का कारण क्या होगा, किसी को चाहने वाले की मृत्यु हो जाना, मदर फादर या पेरेंट जिसको वो बहुत ही लव्ड वन था। अनकंट्रोल्ड इवेंट जैसे कि चक्रवात आना, तूफान आना, साइक्लोन आना, सुनामी आना, अर्थक्वेक होना, बड़ी बड़ी पेंडेमिक बीमारीज होना, तो जब वो कंट्रोल नहीं होती तो उसमें वो खुद को सोफिस्टिकेट फील करता है, वो खुद को दबा हुआ महसूस करता है। और ये भी एक रीजन देखा गया। नेगेटिव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनवायरमेंट, यानी उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है वही अपन इसको बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड इवेंट पे ही आएगा। तो उसके आसपास का वातावरण, जहाँ कहीं पे दंगे हो गए या आतंकवादियों का हमला हो गया, वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया, तो ऐसे कंडीशन में सेम अनकंट्रोल्ड इवेंट में जो फीलिंग आती है वही आएगी और वो भी क्या करेगी, ये डिप्रेशन कॉज करेगी। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, यानी तनावपूर्ण ऐसी कोई एक्टिविटीज लाइफ में होती है जिसको वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाता और वो भी डिप्रेशन का कॉज होती है। जैसे कि डेथ, खुद की फियोंसे या वाइफ, पेरेंट्स की डेथ हो जाना, जिसको वो चाहता था उसकी कहीं और शादी हो जाना, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे ना होना, लॉस, और साथ ही साथ डिजीज, यानी ऐसी कोई बीमारी जैसे कैंसर हुआ, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स जिसको ट्रीट नहीं कर सकते और उसको ऐसा लगता है कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों में आमतौर पे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तब उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। वीक ईगो स्ट्रेंथ, अगर किसी का ईगो अगर वो सही, अगर उसका क्या है, पावर अगर मजबूत नहीं है ईगो की, तो क्या होगा, अगर वो वीक होगी तो वो इजीली क्या कंपनसेट नहीं कर पाएगा और डिप्रेशन होगा। लैक ऑफ एडिक्वेट सिस्टम, ईगो या वीक या खुद की अगर इच्छा शक्ति अगर कमजोर है और उसकी वजह से क्या, अगर उसको सिस्टम कंपनसेट नहीं कर पाता तो नहीं कर पाएगा तो वो स्ट्रेस कॉज करेगा। और वीक कोपिंग मैकेनिज्म, खुद के बचाव करने की क्षमता अगर ब्रेन की या बॉडी की अगर कम है तो वो क्या करेगी, डिप्रेशन कॉज करेगी। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि पूरे के पूरे डिप्रेशन की एटियोलॉजी ये है। अब अपन देखेंगे इसकी साइकोपैथोलॉजी। इसकी साइकोपैथोलॉजी की बात करें तो मेन रोल निभाता है इसके अंदर ड्यू टू इकोलॉजिकल फैक्टर, जो मेन रोल निभाता है वो है जेनेटिक फैक्टर। पहले यहाँ पे देखें कि जेनेटिक फैक्टर, तो जेनेटिक फैक्टर क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के अंदर अगर नर्वस सिस्टम सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से डिक्रीज लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो गाबा है और जो दूसरे जो है वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे और डायरेक्ट आपके क्या करेंगे, डिप्रेशन कॉज करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर वापस एक रोल अदा करता है और वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलेटेड टू पर्सनालिटी, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो आपकी पर्सनालिटी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होगी और उससे अफेक्ट होगी तो क्या होगा, डिफरेंस इन पर्सनालिटी, आपके पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स आएंगे, इंपल्सिविटी बढ़ेगी और अग्रेसिवनेस आएगा, यानी तनाव आएगा, गुस्सा आएगा और वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके ऊपर अफेक्ट करेगा, जो यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हैं, और ये दोनों आखिर में जाके क्या करेंगे, डिप्रेशन कॉज करेगा। इट इज द साइकोपैथोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, ये पूरी की पूरी साइकोपैथोलॉजी है। अब अपन देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अगर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें, यानी साइन और सिम्टम कैसे आएंगे इस बीमारी में, पेशेंट को कैसा फील होगा, क्या अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो क्या होगा। सबसे पहली बात कि अगर किसी पेशेंट को अगर डिप्रेशन, अगर उसको बताना कि हाँ उसको डिप्रेशन है, अगर डायग्नोस करना, तो उसको कम से कम क्या होना चाहिए, 2 सप्ताह का, यानी 2 वीक का क्या होना चाहिए, डायग्नोसिस होना चाहिए कि हाँ पिछले 2 वीक से क्या हो रहा है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वो भी रेगुलर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिन में सिर्फ आधे घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट या सुबह या शाम या सर्दियों में ज़्यादा या गर्मियों में ज़्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं। उनको क्या होना चाहिए, कम से कम लगातार 2 वीक तक ये सिम्टम्स आने चाहिए, और वो भी कब, पूरे फुल डे, पूरे दिन में ये सिम्टम होने चाहिए, तभी अपन उनको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन के डिसऑर्डर या डायग्नोस पे काउंट करेंगे। तो पहले डिप्रेशन पेशेंट है तो उसका क्या होगा, डिप्रेस्ड मूड होगा, डिप्रेस्ड वही अवसादी मूड होगा जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और
प्लेजर, यानी ये सारी चीजें क्या है, उसको प्लेजर फील नहीं होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, सैडनेस होगा, ये सारा डिप्रेस मूड के अंदर क्या है देखने को मिलेगा। पेशेंट होगा, उसकी बातों से, उसकी चाल ढाल से ये लगेगा कि वो क्या होपलेसनेस है, आशावादी नहीं निराशावादी है, हमेशा नेगेटिव बात ही करेगा और खुद को हमेशा असमर्थ मानेगा, हेल्पलेसनेस मानेगा, और वो हमेशा ऐसी बात करेगा कि मेरी क्या औकात, दैट इज द वर्थलेसनेस। तो वर्थलेस ऐसी ऐसी फीलिंग वो क्या अपनी बातों से या उसके जो भी काउंसलिंग करेंगे उनमें इन सारी चीजों के बारे में पता लगेगा। अनरीजनेबल गिल्ट और सेल्फ ब्लेम, यानी कोई भी बात होगी बिना किसी रीजन के क्या खुद को हमेशा क्या गिल्टी फील करवाएगा और साथ में ही सेल्फ ब्लेम, और उसका कारण क्या खुद को बनेगा कि हाँ मेरी वजह से ये सब हुआ है, मैं इस चीज का कोज हूं, वो सारी चीजें बताएगा। ओवर ट्राइवल मैटर्स इन पास्ट, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ भी बात हुई तो हमेशा क्या अपने पिछली बातें यानी पास्ट एक्सपीरियंस में जाएगा कि हाँ उस टाइम मैंने ये किया था, उसकी वजह से अब मुझे ये भुगतना पड़ रहा है, पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, अब आगे भी ऐसा ही होगा। यानी कुल मिला के बार बार क्या करेगा, जो पिछले उसके नेगेटिव जो क्या बोले एक्शंस उसकी लाइफ में हुए उनको बार बार क्या करेगा काउंट करेगा और उनको याद करेगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस को। सुसाइडल थॉट्स आएगा, डिप्रेशन है तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या है सुसाइड थॉट्स आएंगे, या हमेशा मरना, या इससे मर जाओ या उससे मर जाओ। आपने देखा होगा कि डिप्रेशन वाली कंडीशन में यानी बाघ ऐसा अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो लारा दत्ता थी वो बार बार पानी को देख के कि अगर मैं इसमें गिर जाऊं तो कैसे धीरे 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 नीचे जमीन पे जाओगी और मेरी सांसें निकल जाएगी, या जलती हुई गैस की आग को देखते हुए बार बार बोलती है कि मैं इसमें जल जाऊं तो किस तरीके से धीरे 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 तड़प के मरूंगी। यानी ऐसे थॉट्स आएंगे कि मैं जहर खा लूं या वो खा लूं या ऐसा कर लूं, ऐसे थॉट्स उसमें देखने को मिलेंगे। पेशेंट हमेशा बेकी बातें करेगा और मरने के रिगार्डिंग बोलेगा। उसकी थिंकिंग, उसका वॉक और उसका एक्ट क्या हो जाएगा स्लोली, यानी उसको कुछ बोलेंगे तो वो धीरे धीरे उसके बारे में सोचेगा, फिर उसके बारे में अगर चलेगा तो भी बिल्कुल अपनी गर्दन झुका करके, कंधे झुका के, गर्दन नीचे करके फिर चलेगा, उसकी चाल भी बिल्कुल स्लोली होगी। तो ऐसा करके क्या करेगा, ये सारे सिम्टम उसके फिजिकल, जब अपन उसको काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि साइकेट्रिक है, उसकी काउंसलिंग को या ऑब्जर्वेशन करेंगे या उसको अटेंड करेंगे या उसको देखेंगे या खुद काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, तब जब इंस्पेक्शन करेंगे, जब वो गेट से अंदर आएगा तब ये सारी चीजें देखने को मिले। उसको बोलेंगे बैठिए तो 2 सेकंड रुकेगा, फिर धीरे से बैठ जाएगा बिना आपसे नजरें मिलाए, वो सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में आती है। डिलेड आंसर, जब उससे कोई सवाल पूछा जाएगा उसके 3 से या 4 सेकंड बाद वो सोचेगा, धीरे से देखेगा, फिर अपनी बात स्टार्ट करेगा, दैट इज द डिलेड आंसर। मोनोटोनस स्पीच और वॉइस, मोनोटोनस मतलब ना एक्साइटमेंट में ना धीरे धीरे, हाँ मैंने खाना, अगर उससे पूछेंगे हाँ तुमने खाना खाया और पूरे दिन की एक्टिविटी क्या थी, हाँ सुबह में उठा फिर खाना खाया, फिर ऐसे सोचना, यानी ऐसे धीरे धीरे ब्लॉकिंग ऑफ थॉट्स आएंगे और उसको बहुत ही धीरे धीरे बोलेगा, हाँ मैंने खाना खाया कुछ खास नहीं, हाँ कि खाने में मजा आया, यानी आराम से खाना खाया, हाँ आराम से खाना खाया मजा आया, मतलब एक ही स्पीच में लगातार ऐसी बात करेगा, वो सारी चीज देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब ये जो होगा वो होगा एक्यूट फेज के अंदर। लेकिन जिनको क्रोनिक फेज में डिप्रेशन का, यानी पुराने बूढ़े लोग, उनके अंदर क्या है घबराहट, उनकी बातों से घबराहट दिखेगी, रेस्टलेसनेस दिखेगी और अनइजीनेस, वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करेंगे उसके बारे में बात करने के लिए। अगर सोमेटिक पेशेंट की बात करें जो ये है, तो उनमें डेल्यूजन देखने को मिलेगा, डेल्यूजन फॉल्स सेल्फ बिलीफ। तो इसमें क्या वो गिल्ट, यानी कोई भी कारण हो, चाहे किसी ने भी किया हो, किसी भी वजह से हुआ, वो उनको चाहे समझा दो कि आपकी वजह से नहीं हुआ, तो वो खुद के ऊपर ही क्या करेंगे उस चीज को लेंगे, दैट इज द गिल्ट, यानी हाँ मेरी वजह से मैं गिल्टी हूँ, कैसा हो गया। और पुअर्टी, और साथ ही वो कहेंगे यार मैं गरीब हूँ इसलिए, कुछ लोग होते ना कि तुम ये काम क्यों नहीं करने थे, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है, मेरे तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, ऐसी ऐसी बातें, यानी हर कोई चीज होगी तो डेल्यूजन ऑफ गिल्ट और डेल्यूजन ऑफ पुअर्टी, मैं गरीब, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं कि ये चीज खरीद लो, मैं गरीब, मैं कहाँ से खाऊं, तो ऐसी सारी चीजें क्या उसकी बातों से नजर आएगी और वो देखने को मिलेगी। और उसमें हेलुसिनेशन भी क्या हो सकता है, में अकर शायद हो सकता है डेल्यूजन, और वो बहुत रेयर चांस के अंदर होता है, लेकिन ये देखने को मिलता है। अगर सोमेटिक सिम्टम्स की बात करें जो अपन को बाहर से ऑब्जर्व होंगे, वो होगा डिक्रीज एपेटाइट, उसका खाना है उसको भूख नहीं लगेगी, पूरे दिन एक जगह बैठा रहेगा, और उसकी वजह जब खाना नहीं खाएगा तो उसका वेट क्या होगा डिक्रीज, लॉस होगा।
लेकिन अपन ने ये भी देखा है जब क्रोनिक में चलेगा तब उसका वेट बढ़ भी सकता है। अर्ली अवेकिंग, यानी जो उसका रूटीन लाइफ, अगर कोई पेशेंट है, अगर उसकी अपन हिस्ट्री ले तो उसको बोलेंगे आपका ये जो पेशेंट है कब उठता था, यानी पेशेंट की उसके पेरेंट्स से हिस्ट्री लेंगे, सुबह 6 सवा 6 बजे उठ जाता है। तो इसका कब चेंज कब हुआ, क्या पिछले 4 महीनों से या 2 महीनों से सुबह 3 बजे उठ जाता है, चुपचाप बैठा रहता है, 4 बजे उठ जाता है, यानी क्या होगा, जो उसकी हिस्ट्री लेंगे तब उसकी अवेकिंग टाइम क्या आएगी, 2 to 3 आवर अर्ली, यानी पहले जो रूटीन लाइफ थी उससे 2 या 3 घंटे पहले उठना शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिला के इंसोम्निया की स्टेज होने वाली है, उसको नींद कम आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। वर्स्ट इन मॉर्निंग, और जो डिप्रेशन होता है वो हमेशा कब होता है, मॉर्निंग में सबसे ज्यादा। वैसे भी अगर अपन नींद लेके उठते तो अपन को लाइटली डिप्रेशन रहता ही है, ना अपन किसी से बात करते हैं ना कोई बात, अपन चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलते हैं तो भी अपन धीरे धीरे बोलते हैं, तो मॉर्निंग में सब में हल्का सा डिप्रेशन रहता है, लेकिन वो हार्मोनल की वजह, क्योंकि सर्काडियन रिदम में वो रेगुलेट हुआ है, फ्रेश हुआ है, बूट हुआ है, तो उसकी वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसको वर्स्ट यानी मॉर्निंग, अगर सुसाइडल की अगर टेंडेंसी आएगी तो उसको मॉर्निंग में आएगी, ऐसे पेशेंटों में देखने को मिलेगी। और लेक ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली जब उसको मोनोटोनस रेस्टलेसनेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो उसको एक्टिविटी में मजा नहीं आएगा, कोई प्लेजर एक्टिविटी करेंगे तो उसमें उसको एंजॉय फील नहीं होगा, नहीं वो किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेगा। तो ये सारे के सारे हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब देखेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं एक पेशेंट का। तो उसके लिए कुछ साइंटिस्टों ने कुछ स्केल दिए, जैसे कि ग्लासगो स्केल दिए, तो वैसे वैसे डिप्रेशन की भी स्केल है। तो वह साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए हैमिल्टन की रेटिंग स्केल, उन्होंने एक स्केल दी जिसमें कुछ क्वेश्चंस है और उसके बिहाफ पे अपन उनको मार्किंग करेंगे। और बैक की क्या है, डिप्रेशन इन्वेंट्री, वो भी एक स्केल है, उसका अकॉर्डिंग अपन मार्किंग करके उसका डिप्रेशन का लेवल जांचेंगे। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाएंगे, इसमें क्या होगा, देखेंगे कि कोर्टिसोल जो सीक्रेशन है वो पेशेंट वो सप्रेस हुआ है और किसकी वजह से हुआ और कैसे हुआ। तो उसके लिए क्योंकि कोर्टिसोल कहीं ना कहीं हार्ट रेगुलेट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करता है, और वही क्या कॉज है, डिप्रेशन का। टॉक्सोलॉजी की स्क्रीनिंग होंगे। स्क्रीनिंग मतलब ये है कि जो टॉक्सोलॉजी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लंबे टाइम तक डिप्रेशन की मेडिसिन लेने की वजह से या ज़्यादा लंबी हाई डोज ड्रग लेने की वजह से क्या डिप्रेशन कॉज हो सकता है, और उसको अपन बोलते हैं ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन। यानी ड्रग्स लेने की वजह से, फार्मा के जो हाई डोज लेने की वजह से उसमें क्या डिप्रेशन कॉज हुआ, तो वो है, तो उसको बोलते हैं टॉक्सोलॉजी। स्क्रीनिंग करवाएंगे और उसका कारण जानेंगे, यानी उसमें ये पता करेंगे कि ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन तो नहीं है, और ICD-10 का क्राइटेरिया जो सब पे लागू हो गई। तो यहाँ पे अपने डायग्नोसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पूरे हो गए। अब अपन देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट की अगर बात करें कि जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर डिप्रेसिव एपिसोड में कौन कौन सा दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है, अगर डिप्रेशन है तो क्या देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में कौन कौन से देंगे, सारे के सारे जो ब्लॉकेट द ऑफ रीअपटेक नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन। यानी क्या करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट क्या देंगे, किसके लिए देंगे, एक तो ब्लॉकेड यानी रोकने के लिए, किसके, रीअपटेक को, नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन लेवल को। यानी अपन न्यूरोट्रांसमीटर्स देंगे जो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसके रीअपटेक लेवल को बढ़ा यानी रोक देंगे। रीअपटेक मतलब वापस सीक्रेशन और बार बार इसके अपटेक को बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे, जिसकी वजह से डिप्रेशन नहीं होगा। और साथ में इंक्रीज कर देंगे सेंसिटिविटी ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगे। जिसमें कौन कौन से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, SSRI, वही सीरोटोनिन रीअपटेक, जिसके अंदर कौन कौन से हैं, सिटालोप्रिम, फ्लोक्सेटिव ये देंगे। TCS के अंदर अपन एमिटिप्लिन देंगे और क्लोमोप्रोमिन देंगे, और इमीप्रेमिन और डॉक्सेपिन, ये TCS है, ये ड्रग्स है। और माओइस के अंदर देंगे अपन आइसोकार्बोक्सिल और नेरेडीन, ये इसका साइंटिफिक नेम नहीं है, इसका ब्रांड नेम है जो अपन मार्केट में मिलती है। तो ये ड्रग्स इसके अंदर डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अब थेरेपीज की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपीज भी दी जाती हैं, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, ये सारे साइकोसिस है, तो इसके अंदर ECT लगती है और इसी में भी बहुत रेयर केस में दी जाती है। लेकिन डिप्रेशन के अंदर या मैनिक में बहुत कम दी जाती है, लेकिन डिप्रेशन में इसके ज़्यादा चांस है, क्योंकि सुसाइडल थॉट्स आएंगे और सुसाइड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ECT देंगे।
जो लाइट थेरेपी है, लाइट थेरेपी का मतलब होता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी है स्पेशली पेशेंट को विंटर सीजन के अंदर क्या करेंगे, फोटोथेरेपी। विंटर सीजन में रीजन ये है कि क्योंकि उनका बॉडी का या वो एक जगह अपने चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको बाहर से सनलाइट नहीं मिलती और वो क्या खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, और इसके पीछे और साइंटिफिक रीजन भी है। तो फोटोथेरेपी क्या है, ये आर्टिफिशियल तरीके से दी जाती है। 2500 mH बोल सकते हैं, या 250 का क्या होता है कि जो अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 250 का जो बल्ब होता है वो 250 ऐसा करके उसका वो होता है लाइटिंग, यानी उसके अंदर पावर होती है, लक्स बोल सकते हैं 250 लक्स का, यानी 2500 लक्स का जो एक बहुत बड़ा बल्ब होता है जिसके अंदर क्या होती है, फुल ब्राइट लाइट आती है। फुल ब्राइट लाइट आएगी और उसको उसके आगे बिठा के रखेंगे, दैट इज द फोटोथेरेपी, जो स्पेशली इन विंटर सीजन के अंदर दी जाएगी, तो वो देनी है। साइकोथेरेपी के अंदर अपन उनको कोग्निटिव थेरेपी देंगे और सपोर्टिव थेरेपी देंगे। सपोर्टिव थेरेपी में उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ताकि वो अपना काम कर सके, और साथ ही साथ उनको रिलैक्सेशन थेरेपी भी इसके अंदर दी जाएगी। ग्रुप थेरेपी देंगे, फैमिली थेरेपी देंगे, क्योंकि थेरेपीज में आपने देख लिया इनके क्या क्या रीजन है देने के पीछे, कारण क्या और क्या सिस्टम है। फैमिली थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी भी इनके अंदर दी जाती है। तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा डिप्रेशन का जो एपिसोड है उसका टॉपिक पूरा हो गया। तो यहाँ पे अपन और कोई डाउट हो तो आप वापस एक बार वीडियो को देख लीजिए और आप मुझे कमेंट या फिर शेयर करके बता सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, या मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ वापस। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। नेक्स्ट वीडियो को आप क्या कीजिए, वापस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।